हेलो एवरीवन, गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और लूसेंट की सीरीज़ का मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल का ये पार्ट 2 है, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक से शुरू करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में पार्ट 1 में लॉर्ड एमहर्स्ट तक हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1828 से 1835 तक इनका टाइम पीरियड था और 1803 में ये मद्रास के गवर्नर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 28 से, जब इसमें 28 से 35 दिया है तो 3 कहाँ से आ गया। तो ये जो 3 है, इसमें गवर्नर थे ये पहले मद्रास के, मतलब जो एक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसके अलावा भी बम्बई के अलग गवर्नर होते थे और मद्रास के अलग होते थे, जो कि 1773 के एक्ट में आपने देखा था कि ये लोग उनके अंडर में आ गए थे। बंगाल वाले गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए थे। कौन से? मद्रास और बम्बई वाले। लेकिन इनके अपने गवर्नर हो रहे थे। तो ये 1803 में मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। और इन्हीं के टाइम पे आपने पढ़ा है वेल्लोर, 1806 में वेल्लोर लॉर्ड वॉरले के टाइम पीरियड में हुआ है। ये वहाँ पे विद्रोह हो गया था और ये क्या था, माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर, मतलब ब्रिटिशर्स नहीं पहनने दे रहे थे इनको, सैनिकों को। तो इसलिए वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा। इसमें 1833 का एक आपने पढ़ा है 1773 का एक्ट। उसमें क्या हुआ था, बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे और उनके अंडर में बम्बई और मद्रास वाले गवर्नर आ गए थे। यहाँ पे और पावर दे दी गई इनको, बंगाल के गवर्नर को। और इनको बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बोला जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का होगा। और इस तरह से पहले जो रहे वो कौन रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखेंगे इनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 है। इसी बीच में 1833 का एक्ट आया है, ठीक है। तो जैसे वॉरेन हेस्टिंग का आपने पढ़ा था कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे सेम जब ये पहले हैं गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल भी लास्ट होंगे ये। तो क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सती प्रथा में जो श्रेय जाता है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे विलियम बेंटिक। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, ठीक है। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी को भी समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1829 एक आ गया जिसमें सती प्रथा, फिर 30 में क्या किया, ठगी। देखिए 60 गांठ बोलते हैं, तो 7 से सती और 8 से ठगी, ठीक है। 29, 30। और देवी काली की पूजा करते थे, ठीक है, ठग लोग। तो इसमें काली देवी का कोई रोल नहीं है, भी तो लोग खुद ही करते थे। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये इनका टाइम पीरियड है 28 से और 35 तक रहा है। और इन्होंने जाते जाते क्या किया, देखिए आए तब उन्होंने शुरू से ही काम किया, 28 के बाद छोड़ दिया। 28 समझने में लग गया होगा। 29 में सती प्रथा, 30 में ठगी प्रथा, 33 में गवर्नर जनरल बन गए, कहाँ के, भारत के। और फिर 35 में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई थी। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन के कानूनों को कोडीकरण किया गया था इनका। तो ये मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, ये कौन से, 1833 के एक्ट से हुआ था, इसीलिए इन्हीं की अनुशंसा पर हुआ था, ठीक है। मैकाले की अनुशंसा पर इन्हीं के टाइम पे मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, मतलब विधि आयोग की बात हो रही है कि इसके कानूनों का कोडिफिकेशन भी हुआ। बेंटिक थे, बेंटिक से कैसे याद रख सकते हैं कि ये बेंटिक को आप कोई ट्रिक से सोच सकते हैं अगर, तो कर लीजिएगा कि बेंटिक को ऐसे आप कर सकते हैं, बंडल से अगर करें तो बंडल से कर सकते हैं कि कानूनों का भी कोडिफिकेशन इन्होंने कर दिया। और बंडल कैसा वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन गया।
ये बोले कि बंडल बोलो सब लोग, ठीक है। भारतीय शिक्षा पर अगर कोई आपके पास दूसरी ट्रिक है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनके लिए जिनके पास कोई ट्रिक नहीं याद करना है तो बंडल से आप कर लीजिए। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा का वही प्रारंभ, इंग्लिश की बात हो रही है। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को भी हड़प लिया। अब देखिए 30 तक आपने ठगी पढ़ा था, 31 में क्या किया इन्होंने, मैसूर, और 33 आपने पढ़ा है। 33 में क्या हुआ था, 33 में क्या हुआ था बताइए आप लोग। फिर 34 में इन्होंने क्या किया है, कुर्ग। 33 में एक्ट आया था तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बने थे। फिर इन्होंने 34 में उसके जस्ट बाद कुर्ग एवं मध्य कचेर। फिर 35 में जो है इन्होंने क्या किया, 35 में जाते जाते क्या किया, अभी बताया था मैंने, बताइएगा आप लोग कमेंट में कि इन्होंने 35 में जाते जाते क्या किया, कलकत्ता में विश्वविद्यालय, ठीक है, ये स्थापना कराई। तो बस 32 ही बचा हुआ है इनका। तो 34 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को भी हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इनके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। ये जैसे आर्टिकल 16 है ना, ये उसी तरह की बात हो रही है। उस आर्टिकल 15 में क्या बोलते हैं कि संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, और आर्टिकल 16 में बोलते हैं कि नौकरियों में नहीं रोका जाएगा। इसे शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। क्या क्या क्या, सती किया, ठगी किया और बालिका, 3 चीज़ें हो गई। चार्ल्स मेटकॉफ, इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। और मेटकॉफ ने एक और चीज़ की थी, क्या की थी, जब मिंटो प्रथम थे 1809 में, तब इन्होंने मध्यस्थता की थी किसकी, अमृतसर संधि की, जो रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई। तो ऐसे ही इन्होंने और क्या किया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की थी, जो ब्रिटिश समर्थक था। कौन ब्रिटिश समर्थक कौन था, शाह शुजा। और इसी ने जो है कोहिनूर हीरा दिया था। तो दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर इनको समर्थक लाने की कोशिश की, शाह शुजा को। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 का कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुई। बहुत बुरी तरीके से इसमें ब्रिटिश हारे थे आंग्ल अफगान युद्ध में, जो प्रथम वाला हुआ था। और देखिए इनका युद्ध कितने बाद तक चल रहा है, 1838 से 42 तक चल रहा है। फिर 1857 में युद्ध हो जाएगा। इसने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म कर दिया। ये किसकी बात हो रही है, ऑकलैंड की बात हो रही है। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड को मरम्मत करवाया था, किसने, ऑकलैंड। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। ये भी एक अच्छा स्टेप था। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो, ये 1842 से 44 तक थे और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके टाइम पे समाप्त हुआ था, ठीक है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये जब चल रहा था आंग्ल अफगान युद्ध, उसी के बीच में इन्होंने सिंध को भी मिला लिया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है, वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, क्योंकि सिंध इधर पड़ता है, फिर अफगानिस्तान इधर पड़ता है। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ, किसके समय, एलिनबरो। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि जो एलिना होती हैं, एंजल एलिना, वो क्या करती हैं, दासों को मुक्त कर देती हैं। तो दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ। और ये किससे हुआ था कि 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय में जाने से वंचित कर दिया गया। मतलब पहले कोर्ट में जा सकते थे कि ये हमारा दास है, ऐसा दावा करने के लिए। तो एलिनबरो में क्या ध्यान रखना है, एक तो कि जो एलिना थी, एलिना मतलब जो कोई एंजल है जिसका नाम एलिना है, उसने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। ये अब एंजल के लिए जो है दास, जैसे लोग उन पे एंजल दया कर देती हैं और उनको उनके दासत्व से मुक्ति कर देती हैं। तो दास प्रथा हो गया। और आंग्ल अफगान युद्ध, और वो
आंग्ल अफगान युद्ध भी ख़त्म कर दी। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई। एंजल लोग जो होती हैं वो क्या करती हैं, संडे को छुट्टी रखती हैं ताकि बच्चे उस दिन कार्टून देख सकें, बालवीर देख सकें, इस तरह की चीज़ें। तो 1843 में किसने किया ये? एलन बरो, मतलब एंजल ने। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक थे। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है, क्या घटना थी? हार्डिंग। हार्डिंग को याद रखेंगे कि बहुत हार्ड नेचर का था। तो हार्ड नेचर के जैसे बोलते हैं कि जो सिख लोग होते हैं, वो जब सिख के दंगे हुए थे तो ये था कि वो बहुत हार्ड नेचर के थे, इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो हार्डिंग से याद रखेंगे कि आंग्ल सिख, और इसमें अंग्रेज विजय हुए। और इसने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। मतलब इन्होंने नरबली ना करके क्या किया? इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। या इसको आप इससे ना करें, अगर बुरा लगे किसी को, तो दूसरी तरीका ये कर सकते हैं कि जो सिख लोग होते हैं वो बाई हार्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज उनको परेशान किए, उनको हर्ट किए, तो उन्होंने फिर युद्ध किया। ठीक है, और नरबली प्रथा, मतलब वो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा देंगे क्योंकि उनका हार्ट बहुत अच्छा होता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इनका भी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। और इसी के बाद 1857 का युद्ध हो गया। तो बहुत लोग को लगता है कि डलहौजी उस टाइम पे थे, इसका मतलब 1857 के युद्ध में भी डलहौजी थे, लेकिन नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड ध्यान रखना, 1848 से 56। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। फर्स्ट आंग्ल सिख किसके समय में हुआ है? हार्डिंग। बाई हार्ट सिख लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और फिर जस्ट नेक्स्ट जो है सेकेंड वॉर हुआ है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ, 1848 से 49 में। और इस समय पंजाब के शासक कौन थे? दलीप सिंह। तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया कब? 1849, 29 मार्च 1849 को। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और इनको किसने दिया था? रणजीत सिंह को शाह सुजा ने दिया था। और शाह सुजा इनसे कहाँ चला गया? रणजीत सिंह से ये मतलब सिख साम्राज्य के पास, और सिख राज्य से फिर महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम है रामनगर का युद्ध। द्वितीय आंग्ल युद्ध की बात हो रही है जो 1849 में हुआ है, 48-49 में। रामनगर का युद्ध मतलब जब सिख लोगों ने सबसे पहले राम जी का नाम लिया तो वो अनिर्णित रहा। फिर चिलिया वाला, फिर भी जब लोग नहीं माने तो ये लोग चिल्लाने लगे। तो ये भी कह के अच्छा चलो ठीक है, राम जी का नाम लिया है तो हम अंग्रेज़ों ने बोला ठीक है तुमको नहीं हराएंगे। फिर चिलिया वाला का चिल्लाने लगे तो बोला कि चलो ठीक है इस बार भी नहीं हराएंगे। लेकिन थर्ड जो है तीसरी बार में उनको ख़त्म कर दिया। तो इसको बोलेंगे कि तीसरा युद्ध जो था वो उसमें इनसे कहे अब गुजर जाओ तुम लोग। ठीक है, तो ये हार गए और गुजर गए। और ये कहाँ हुआ? फिर अंग्रेज लोग चैन से रहने लगे। तो ये चिनाब नदी नामक स्थान पर 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से हार गए। ठीक, तो पहला है रामनगर 48 में, फिर चिलिया वाला 49 में, फिर गुजरात भी 49 में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू। क्या क्या हो गया इनके समय? डलहौजी की बात हो रही है तो डलहौजी के समय एक तो हो गया सेकंड आंग्ल सिख युद्ध। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ? हार्डिंग के समय हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? ये काफ़ी पहले हुआ था, बताएं कब हुआ था? कमेंट में बताइए आप लोग। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, थोड़ा पुराने हैं गवर्नर। आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्स्ट। ठीक है, और 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो लोअर बर्मा को भी मिला लिया इन्होंने। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर भी अधिकार कर लिया, सिक्किम पर। तो इन्होंने क्या क्या किया? एक तो सिक्किम नॉर्थ में हो गया ऐसे, और इधर आए तो म्यांमार में, और इधर गए तो आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, कैनिंग के समय ही 1856 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये गलत हो गया थोड़ा। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना हुई। ये किसने किया? डलहौजी की टाइम की बात हो रही है। 48 से 56 तक थे तो उसी के टाइम पे ये इनाम कमीशन।
इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। मतलब जिन जिन पर टैक्स नहीं दिया जा रहा था, जिन जिन जागीरों पर, उन पर जो है उन जागीरों को पता लगाओ और उनको छीन लो। डलहौजी का शासनकाल उनके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। ये पता होगा आपको कि इन्होंने हड़प लिया था, हड़प नीति चालू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। ये जो पहले नीति बता दूं कि नीति थी क्या, तो इसमें यह था कि अगर जिस भी शासक के कोई भी पुत्र नहीं है, उनके राज्य को हड़प लिया जाएगा। ठीक है, जैसे झांसी का राज्य, झांसी में कोई राजा का पुत्र नहीं था, तो इसलिए फिर झांसी की रानी को आप जो एक इमेज देखते होंगे लड़ते हुए, उसमें जो उन्होंने पीछे बच्चे को बांध रखा है वो दत्तक पुत्र है। और ऐसे ही और भी कई राज्यों में हुआ जहाँ जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वहाँ पर उन्होंने उस राज्य को हड़प लिया। अवध में ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि अवध में उत्तराधिकारी थे, इसलिए, और इनको अवध को कब्जा करना था, तो उन्होंने बाद में कुशासन का आरोप लगा करके कब्जा कर लिया। मतलब कुछ नहीं मिला तो कुशासन के आरोप में। तो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम सतारा 1848 में, जैतपुर जो बुंदेलखंड में है, संभलपुर 1849 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में। ठीक है, इसमें 51 में नहीं दिया हुआ है कोई भी, लेकिन 49 में 2 दिए हैं। तो इन्होंने और हर साल लगभग एक कर लिया। तो इसको ऐसे करेंगे, सताया, सतारा, सताया। जैतपुर को कर सकते हैं बेत से, जैतपुर, बेतपुर, बेत से, सताया, बेत से, लेकिन संभल गए। फिर घाट पर उदय हो गया। ठीक है, सूर्योदय घाट से उदय हुआ दिखता है, तो घाट पर उदय हो गया। और फिर झांसी, किसका उदय हुआ, झांसी की रानी का, और उनको नाग ने डस लिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई बाद में, तो नाग ने डस लिया। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। तो अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जीत लिया और क्या किया, बाजी मार ली, तो वाजिद अली शाह। नेक्स्ट पॉइंट इज 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था, शहादत खां। ये पढ़ चुके हैं आप पहले ही, कई बार बता चुकी हूँ कि शहादत खां, चिनकलिश खां और मुर्शीद कुली खां, ये तीनों अलग अलग राज्यों के हैं। ये बताओ, कई बार बता चुकी हूँ मैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। ये इसलिए तोपखाने का मुख्यालय क्योंकि कलकत्ता में बहुत विद्रोह हो रहे थे और कलकत्ता के लोग इनको काफ़ी अवेयर से दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ से हटा के मेरठ कर दिया। लेकिन बाद में मेरठ में भी विद्रोह हो गया था। शिक्षा संबंधित सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच को लागू किया। उनके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में 3 प्रेसिडेंसी आई। पहले इसको याद करते हैं क्या क्या है। डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच, इसको ऐसे करते हैं ना, वुड की लकड़ी होती है और डाल किससे बनी होती है, वुड की, तो याद रहेगा कि डाल वुड की होती है, पेड़ की डाल की बात हो रही है, तो वुड डिस्पैच। और ये क्या है, 4-5 लकड़ी मारी जाती हैं, 4-5 डंडे स्कूल में मार पड़ते हैं, तो उल्टा कर लीजिए आप इसको। अब डलहौजी की बात हो रही है तो इनका जब टाइम पीरियड ही 48 से लेकर के, तो 45 तो आएगा नहीं 4-5 में, तो इसको उल्टा पढ़ लेंगे, 4-5 डंडे मार पड़ती है। उनके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज, ठीक है ये तो नॉर्मल है, तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में 3 प्रेसिडेंसी। अब ये कैनिंग की बात हो गई। 3 प्रेसिडेंसी कौन सी, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ये 3 हैं में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रह जाएगा कि जब 1857 का युद्ध होने वाला था तो इन्होंने क्या किया, 3 कॉलेज बनवा दिए, विश्वविद्यालय, और वो तीनों बड़ी प्रेसिडेंसी में बन गए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अब इसको भी ऐसे याद कर लीजिए कि रेलवे जो है वो 1853 में चली थी पहली बार। उस समय शासक कौन, 48 से लेकर के 56 तक। इसीलिए मैंने बोला था कि डलहौजी का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। और रेलवे में ऐसे कर सकते हैं कि रेलवे के जब स्लीपर बनाए गए, रेलवे की लाइन बिछाई गई, तो इसमें बहुत सारी लकड़ी का यूज़ किया गया, और वो लकड़ी कहाँ से, डाल को काट काट के लकड़ी बनाई गई। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच
34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। ठीक है, ये आपको पता होगा ये फैक्ट, ये बहुत बचपन में जो 10 रुपये वाली बुक आती थी उसमें भी ये लिखा रहता था कि पहली रेल कब चली, बम्बई से थाने के बीच में 1853 में। नेक्स्ट पॉइंट इज सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब डाक टिकट को डाल से याद कर सकते हैं, डाल डाक, और पोस्ट ऑफिस भी कैसे बनाए गए, लकड़ी काट काट के बनाए गए, डाल को काट काट के, तो डलहौजी। ये डाक टिकट को पहले लोग किसमें, डलिया में रख करके लेकर के जाते थे, आजकल बैग में लेके जाते हैं, पहले डलिया में लेके। ठीक है, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। वह 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। अब देखिए, जब सार्वजनिक निर्माण विभाग की मतलब होगी PWD, जब सड़क वगैरह बनती है PWD की, तो आप देखेंगे कि मनरेगा वाले लोग जो है वो डाली लेकर के, डलिया लेकर के काम करते हैं, मतलब डलिया सिर पे रख के और उसमें सामान सीमेंट और ये गिट्टी वगैरह भर के इधर से उधर लेके जाते हैं। तो याद रह जाएगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किसने शुरू किया, डलहौजी ने, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग। और जब आप लोगों को डलिया रख के सिर पे काम करते हुए देखते हैं तो वो क्या लगता है कि लोक सेवा में काम हो रहा है। इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। ठीक है, तो डाक शुरू किया गया, डाक तार, तो डाक भी शुरू हो गया और बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू हो गई, क्योंकि अब रेल भी चलनी है तो तार सेवा। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। मतलब डाल जो है, अगर डाल काट के लोग बैठेंगे पेड़ के नीचे बैठते थे, लेकिन अब डालें सारी कट गई पेड़ की, तो क्या होगा, गर्मी लगेगी। तो इसलिए शिमला को राजधानी बना लिया, कहाँ की, गर्मियों की, कि यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है, अब शिमला जाएंगे। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 53 में चार्टर एक्ट आया था और ऐसा कि कंपनी का जो संचालक मंडल है वो पहले जो है कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करता था, तो अब कंपनी की पावर कम कर दी गई और अब जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति वो कंपनी के संचालक मंडल के लोग नहीं कर पाएंगे, बल्कि अब क्या हुआ, 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। ध्यान रह जाएगा, 18 से 23 वर्ष। और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1793 के आसपास था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। ध्यान रहे, 1853 का एक्ट आया जिसमें यह कहा गया कि अब जो डायरेक्टर बोर्ड की नियुक्ति है वो कंपनी के लोग नहीं करेंगे, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, मतलब कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड के लोग अब कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं करेंगे, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा कराई जाएगी उसके लिए। और वो परीक्षा 1853 में लंदन में जो है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की, ये पहले भारतीय थे। 1922 में इलाहाबाद भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ये इलाहाबाद जो है आज का प्रयागराज है, इसी वजह से प्रयागराज सिविल सर्विसेज का हब बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो भारत में परीक्षा शुरू हुई थी सिविल सर्विसेज की वो प्रयागराज में हुई थी। कब से, 1922। ये ध्यान रखेंगे, ये 1922 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, तो अंग्रेज डर गए थे, मतलब एक बस लिंक कराने के लिए, ऐसा लॉजिक नहीं है लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं कि उस समय अंग्रेज डर गए कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने थाने वगैरह जला दिए हैं, तो वैसा करते हैं कि यहीं पे एग्जाम कराना शुरू कर दें, वरना कहीं लंदन में जाके भी ना जला दें। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1922 में, बस याद रख सकते हैं गोरखपुर में हुआ था वो कांड, चौरी चौरा वाला, और गोरखपुर के इलाहाबाद भी वहीं, मतलब बहुत दूर नहीं है, दूर है बट ठीक है, यूपी में ही है। तो ऐसे लॉजिक से बस याद रख सकते हैं थोड़ा सा। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। नर बलि प्रथा को में और किसका जिक्र आया, हार्डिंग का, और ये किसका आया, डलहौजी का, कि डाल काटते हुए कई बार लोग जो है वो डाल काटने के धोखे में किसी नर को भी काट देते हैं, नर बलि कर देते हैं, तो इसलिए इन्होंने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अब आगे कैनिंग, इनका भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्यों, 56 से 62, क्योंकि इनके टाइम पे क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए भारत के शासन में।
यह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय हो गया। 3 तरह की चीज़ें आई हैं। पहले हर जगह के अपने अपने गवर्नर होते थे, फिर ये गवर्नर बना गवर्नर जनरल कहाँ का, ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर ये बने 1773 में, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया GGI बन गए, ये कब बने, 1833, और ये थे बेंटिक और ये थे वॉरेन हेस्टिंग। फिर आता है 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया था, उसमें कैनिंग, ये क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ये बन गए वायसराय, ठीक है, वायसराय बन गए, और ये थे कैनिंग, ठीक। तो ये ऐसे करके ये टेबल आप याद रखेंगे तो ये नाम अपने आप याद रह जाएंगे। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। पता होगा आपको कि अभी तक कंपनी शासन चला रही थी, जैसे देखा आपने डायरेक्टर बोर्ड की नियुक्ति और सारी चीज़ें, मतलब डायरेक्टर बोर्ड जो नियुक्ति कर रहा था और बाकी यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये लगा कि कंपनी ने अति कर दी है, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पेश किया और इसी वर्ष इसे पारित भी कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना शुरू हो गई। अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन्हीं एक्ट, इन्हीं गवर्नर जनरल से आने लगते हैं, एक्ट से आते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़ें। अब देख लीजिए, आ जाता है कि हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ आया। अब हम 1861 के एक्ट में ढूंढते हैं, और ये किस में दिया हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है, वो भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में दिया हुआ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा वो कब आएगा, 1935 के एक्ट में, ठीक। पहला जो कोर्ट बना था वो कहाँ बना था, वैसे कलकत्ता में बना था, लेकिन वो बंगाल का था, पूरे भारत का नहीं था। और पूरे अगर बंगाल से बाहर के मामलों की सुनवाई करनी होती थी तो वो स्पेशल केसेस में ही सुनवाई हो पाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नींव तो बाद में पड़ी है 1935 में, और हाई कोर्ट की नींव कब पड़ गई है, 1861 के एक्ट से। ये हम सोच भी नहीं पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है ध्यान से तो नहीं सोच पाएंगे कि 1861 के एक्ट से बना है ये। और अब ध्यान रखना है आगे से कि इन्होंने क्या किया, 3 जगहों पर। 1856 में क्या कराया था, 57 में कैनिंग ने 3 विश्वविद्यालय बनवाए थे, कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इन्होंने क्या कराया, कैनिंग ने ही ये भी कराया है, क्योंकि टाइम पीरियड तो कैनिंग का ही है। तो चाहे ये बोल दें कि कैनिंग के टाइम पीरियड पे हुआ, चाहे ये बोल दें कि 1861 के एक्ट से हुआ, लेकिन कुल मिला के पूछेगा तो गवर्नर जनरल ही, कि उस टाइम गवर्नर जनरल था कौन, तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और क्या क्या हुआ, विश्वविद्यालय बना, और विश्वविद्यालय से अगर बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, या कोई मामला होगा तो कहाँ वो प्रैक्टिस करेंगे, तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के लिए क्या हो गया, 3 जगहों पे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस पर। नेक्स्ट है 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और 1875 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब इन तीनों के बाद, जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास है, उसके बाद जो है वो अभी जो है उनमें से सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। और उसकी एक बेंच लखनऊ में है। लखनऊ में एक्चुअल हाई कोर्ट नहीं है, उसकी एक खंडपीठ है। मेन हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में। लेकिन ये पहले कहाँ बना था, 1866 में आगरा में बना था, और बाद में इसको ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आगरा ऑप्शन आएगा तो हम तो सोचेंगे आज तो आगरा है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, उसको पहले ही हटा देंगे। लेकिन नहीं, पढ़ना है ढंग से, और एग्ज़ाम में ऐसे नहीं जाना है, पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। तो 1866 में आगरा में बना है, 75 में स्थानांतरित किया गया। अब देखिए इलाहाबाद 2 चीज़ों में आप देख चुके, एक तो देख चुके कि 1922 में क्या हुआ है, यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई है, और उससे पहले 1875 में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित हो गया है। और आज जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो जजेज हैं किस हाई कोर्ट में है, तो उसका भी आंसर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, कैनिंग के समय ही
1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक है, 56 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इससे भी बहुत से लोग बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो जो ये बताते हैं कि 1857 का विद्रोह था, उसके बहुत कारणों में से एक हिडन कारण ये भी मान सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह से लोग बहुत मतलब ये उनका हो गया था कि ये बहुत हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ में, क्योंकि सती प्रथा हो गया, बालिका शिशु हत्या हो गया, नरबली प्रथा हो गया, दास प्रथा, ठगी प्रथा, सब पे रोक लगाने लगे थे। तो जो थोड़ा सा रूढ़िवादी लोग थे उनका ये हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये सती प्रथा में राजा राम मोहन राय का नाम आता है, और विधवा पुनर्विवाह में किसका नाम आता है? इनका नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि बहुत से लोग ईश्वर को क्या करते हैं? कोने में स्थापित करते हैं। ठीक है, और तभी उनको विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं कि ईश्वर को अपने हृदय के एक कोने में रखते हैं, तभी वो विद्या के सागर में, मतलब विद्या सागर की प्राप्ति हो जाती है उनको, विद्या का पूरा सागर ही मिल जाता है उनको। ठीक है, और बेंटिक का राम मोहन राय याद होगा आपको, या फिर उसकी भी ट्रिक बताने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कुछ ना कुछ बता दूंगी उसमें भी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। ठीक है, क्योंकि विधवा विवाह को जब इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध करार दे दिया तो उनसे जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको भी वैध मान लिया गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो है वो कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख से संपन्न हुआ था। इसमें विपिन चंद्रा जी लिखते हैं कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ पर जा रहे थे तो उनके नारे लग रहे थे, उनकी जय जय के नारे लग रहे थे, और एक लेडी ने साड़ी पहन रखी थी, उसके बॉर्डर पर लिखा हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप धन्य हैं। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर भी उनको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मेनली अंग्रेजों के फेवर में था, हालांकि सारे कानून इनके फेवर में थे, लेकिन मेनली ये इसमें था कि बहुत से लोग ईसाई धर्म जब स्वीकार कर रहे थे तो उनको यह था कि कहीं हमारी संपत्ति ना हमसे वंचित हो जाए, और जब इन्होंने बोला कि आपकी संपत्ति वंचित नहीं होगी, वो बनी रहेगी, तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हम ईसाई धर्म स्वीकार कर लें, क्योंकि हमको पैतृक संपत्ति भी हमारी बनी रहेगी और बाकी चीज़ें भी हमको मिलती रहेंगी। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षा पद का सृजन किया गया। ये महालेखा परीक्षा पद कौन सा है? जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक के वही है। तो ये किसके समय शुरू हुआ है? कैनिंग के समय। जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, वही जो आज कैग कहलाया, ये वही है। ठीक है, तो ये भी कब शुरू हुआ है? कैनिंग। कैनिंग से याद रह जाएगा कैग। कैनिंग को कैन से याद कर लीजिए, कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है, और बाकी जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी कैन होती है, तो उस कैन से याद रख लीजिए कैग, कैन कैग। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट वाले में आपने पढ़ रखा है। 1803 में क्या हुआ था? जब शाह आलम द्वितीय थे, इनको अंधा बना दिया गया था, इनसे क्षेत्र ले लिया गया था, इनका मुगल साम्राज्य जो है अधिग्रहण कर लिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने। और बाद में अकबर सेकंड और जो बहादुर शाह जफर सेकंड है, ये लोग बिना राज्य के ही शासन कर रहे थे। और अब क्या हुआ? लेकिन मुगल सम्राट का पद चल रहा था, और बाद में बहादुर शाह जफर के जो 2 बेटे थे, उनके बेटों को भी मार के अंग्रेजों ने उनका सिर लेकर के गए थे, बहादुर शाह जफर को दे दिया था जाकर के, और वो जेल में बंद थे, वहाँ पर जाके दिया था। और उनका पद जो था वो भी अब ख़त्म कर दिया 1858 के एक्ट में। और बाद में 1862 में बहादुर शाह जफर की वहीं पर मृत्यु हो गई, रंगून में ही। तो इस तरह से पढ़ा आपने। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ये फैक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये डेटा एग्जैक्ट डेटा दे रखा है। 63% भूभाग और 78% आबादी। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत 19-20 कर दे, 77 कर दे, 75 कर दे, 80 कर दे, कुछ कर दे, लेकिन एक आइडिया तो रहेगा ना कि 50 तो नहीं है, ये 100% तो नहीं है, 90 तो नहीं है।
ठीक है, तो एक याद रखेंगे 78 और 63% भूभाग पर 78% आबादी। मैकाले द्वारा मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया। ये दंड संहिता जो उन्होंने बना रखी थी, लॉर्ड मैकाले की बात हो रही है, तथा 1859 में अपराध विज्ञान संहिता, जिसको CRPC बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लागू की गई। ये भी संध्यान रखना है, इसलिए बोल रही हूँ कि ये कैनिंग का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, और इसको अब खत्म कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो गया। 1861 में क्या है? एक तो हमने पढ़ा कैनिंग से पढ़ा है कैग, ठीक है, और 61 में हमने क्या पढ़ा है? इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो सिस्टम। एक्चुअली हुआ क्या था? 1861 का एक्ट आया था, उसी में ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम अब कर देंगे कि अभी तक क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों को एक में मिला रहे थे, जितनी पावर थी सब बंगाल के गवर्नर को देते जा रहे थे। इन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर ऐसे करके बनाया। तो अब क्या किया इन्होंने? इसको बांटना शुरू कर दिया। पोर्टफोलियो मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कई सारे चीज़ों में बांट देना, ठीक है। तो इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम कर दिया, मतलब कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक। और इंडियन काउंसिल एक्ट, और सबकी एक काउंसिल बना दी गई। ऐसे याद कर सकते हैं बस। सर अलेक्जेंडर कनिंघम वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। ये जो ASI आज चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये उसी की बात हो रही है। ये भी कब आया है? 1861। तो याद रह जाएगा क्या? पोर्टफोलियो। अब इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी इन शॉर्ट में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आया, पुरातत्व विभाग आया, पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ठीक है। और ये किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वायसराय कैनिंग तो थे ही, तो इनकी सहायता से किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट है एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन है। 1862 से 63 तक कुछ गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डलहौजी हो गए, कैनिंग हो गए। कैनिंग उन्होंने खुद ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके टाइम पे एक्ट बहुत सारे आए हैं, इस वजह से कैनिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी वेलेजरी आपने पढ़ा है, वॉरेन हेस्टिंग पढ़ा है, विलियम बेंटिक पढ़ा है, लॉर्ड कर्जन आगे पढ़ेंगे, और लॉर्ड रिपन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड एल्गिन, इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था, और धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। तो धर्मशाला में मृत्यु तो इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, बट ये है कि बहावी आंदोलन को ऐसे कर सकते हैं। जो एल्गी होती है, एल्गी मतलब काई टाइप की चीज़ें, तो वो देखेंगे आप पानी में बहती रहती है। जब देखिए पानी में बहुत हरा हरा सा हो जाता है पानी, जैसे तालाब का पानी हो गया या नदी है, अगर वहाँ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नदी का पानी सड़ने लगता है, तो वहाँ पे बहुत सारी एल्गी हो जाती हैं। तो ये एल्गी क्या होता है? पानी में बहती रहती है, तो बहावी एल्गी। लॉरेंस, 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, ठीक। उल्टा है ये, भूटान ने किया है ब्रिटिश साम्राज्य पर। अब तक ब्रिटिश साम्राज्य आक्रमण कर रहा था। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया इस तरह का कि लॉरेंस ने शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई थी। तो देखिए लॉरेंस को आप याद करें अगर, तो लोरी सुनाने से, और अगर लोरी सुनाते हैं तो क्या होता है? बच्चा निष्क्रिय होकर के धीरे धीरे सो जाता है, तो शानदार निष्क्रियता की। और भूटान ने आक्रमण किया, मतलब अगर बच्चे को भुट्टे से मार दो, बच्चा मतलब लॉरेंस की लोरी वाली बात हो रही है, यहाँ पे बच्चा मतलब ब्रिटिश, और जो लोरी सुनने वाला बच्चा है उसको अगर भुट्टे से मार दिया जाए तो चोट लगेगी। तो इन्होंने क्या किया? भूटान ने आक्रमण किया, मतलब भुट्टे से मार पड़ी बच्चे को। इसी के समय उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ गया। मतलब अगर भुट्टे का खाने का काम है, अगर उससे मारा जाएगा तो अकाल तो पड़ेगा ही, और लोरी सुनाने वाला काम ना करके खाली लोरी सुनाएगा तो अकाल तो पड़ना ही है। सर हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन हुआ, ठीक है। कैंपबेल बनाया गया, मतलब बच्चों के कैंप जाते हैं ना स्कूल, तो कैंपबेल,
क्योंकि तो उनके कैंप में उनको लोरी नहीं सुनाई जाती है, बच्चों के कैंप में। तो लॉरेंस से लोरी और कैंपबेल, अकाल आयोग का गठन हुआ। अब अकाल आयोग का अगर अकाल पड़ा है तो गठन तो होगा ही। और अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? बच्चे। ध्यान रह जाएगा कि लोरी सुनने वाले बच्चे अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अकाल आयोग, कैंपबेल। 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। और टेलीग्राफ सेवा ऐसे याद कर देंगे कि अगर बच्चे को लोरी सुनाना है तो कई बार होता है कि उनकी मम्मी लोग नहीं हैं, वो ऑफिस चली गई या कहीं चली गई, मामा के घर चली गई या कुछ हुआ, तो वो टेलीग्राफ से लोरी सुनाएंगी। ठीक है। और वो समुद्र की कहानियाँ सुनाएंगी, वो भी कौन सी? टेलीग्राफ से। लॉर्ड मेयो, मेयो को म्यूनिस से याद कर सकते हैं आप चाहें, या फिर बिल्ली म्याओ म्याओ करती है उससे याद कर सकते हैं। 1869 से 72 तक है इनका टाइम पीरियड। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो क्या बोलेगा? कोई आएगा घर पे, बोलेगा, बच्चा आएगा घर पे, बोलेगा आज मेरे कॉलेज में म्याओ म्याओ हो रहा था, मतलब बिल्ली आई थी, बिल्ली आके म्याओ म्याओ कर रही थी। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। फिर बोले कि और वो बिल्ली कहाँ से आई थी? फिर हमें कृषि की चीज़ें दिखाई गई। ठीक है। बोला बच्चे ने कि फिर मुझे म्याओ म्याओ करके बिल्ली आई थी और वो बहुत सारी कृषि वाली चीज़ें लेकर के आई थी, खाना वाना, दाना, अनाज, इस तरह का, या फल फ्रूट्स। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर क्या हुआ कि वो इतनी सारी थी कि उनकी गिनती करनी पड़ी। तो जनगणना 1872 में, और ये था कि बिल्ली किसी को काट ना ले, तो सब बच्चों की काउंटिंग हुई। तो काउंटिंग क्या हो गई? जनगणना हो गई। और ये एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। और लॉर्ड मेयो ही था ऐसा जो अपने कार्यकाल के टाइम पे ही मर गया था। तो वही 1872 में ही पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या हो गई। फिर अब वही मेयो मतलब बिल्ली, बिल्ली को कौन मारेगा? शेर। तो शेर ने मार दिया, अफगान शेर किसने? अफरीदी ने, अफरा तफरी में उसको मार दिया। ठीक है। तो याद रह जाएगा, आई होप याद रह जाए। स्टोरी बाद में आप भूल भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। बस आपको कुल मिला के मेरा मकसद ये है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए। जब एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आप एक बार मुझे याद करेंगे ज़रूर। ठीक है। ये मेरा दावा है कि आप अगर इस तरह से पढ़ लिए, इसके 3-4 बार रिवीजन कर लिए अच्छे से, और उसके बाद आप, एक होता है कि आपने लेक्चर बंद किया और एक बार खुद से बैठ करके सोच के रिवाइज किए। आप लेक्चर देखिए, एक बार, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर बंद करके, आंख बंद करके, आंख खोल करके, टहलते घूमते जैसे मन करे, आप बस अकेले रहिए। और सामने हो सकता है कॉपी खुली रहे तो आप कॉपी में लिखते रहिए, अदरवाइज आप टहलते घूमते मन में रिवाइज करके एक बार आप जो मैंने बताया है उसको लिंक करने की कोशिश करिए। कि अगर लॉर्ड मेयो आप पढ़ रहे हैं तो मेयो को एक बिल्ली से इमेजिन करिए कि आज मेरे कॉलेज में बिल्ली आई थी। तो क्या हुआ? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। फिर बिल्ली को शेर ने मार दिया और वो अफरा तफरी में मार दिया। तो अफगान से शेर जो है शेर अली, और वो कौन था? अफरीदी ने मार दिया। ठीक है। जनगणना हुई, ये था कि बिल्ली किसी को काट ना ले, तो बच्चों की काउंटिंग की गई, तो जनगणना हो गई। और इस तरह से आप याद करेंगे ना तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और फिर कृषि विभाग की स्थापना, वही कि बिल्ली जो है खेतों से होकर के आई थी, तो कृषि विभाग की स्थापना। इस तरह से आप लिंक करने की कोशिश करिए। ऐसे कैनिंग को याद करिए, जो टॉपिक आपको सबसे टफ लगे उसको आप याद करके देखिए। फिर यकीन मानिए आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा का मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी आप इसको एक बार पढ़िए, इस लेक्चर को, फिर आप दोबारा एक बार फिर से रिवाइज़ करिए। ठीक है। इस चाहे तो इसी लेक्चर के थ्रू ही रिवाइज़ करिए, जहाँ जहाँ डाउट है आप वहाँ देख लीजिए, बैकवर्ड करके देख लीजिए, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइए, जैसा भी आप करें। फिर आप मेरा PYQ सीरीज़ का देखिए, घटना चक्र का जो मैंने PYQ सॉल्व कराया है, आप उसको देखिए। फिर आपको लगेगा कि जब उसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, जो बहुत शॉर्ट में थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ये ट्रिक वहाँ याद आ रही है आपको। और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए बहुत खुशी होगी आपको, कि फिर आपको लगेगा कि अब एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। वरना केवल पढ़ते रहने से, पैसिव लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं है।
आप पढ़ते रहे, बुक खुली है सामने, बाद में देखा आउटपुट कुछ निकल ही नहीं रहा है, आप यही कंफ्यूज हैं कि मेयो ने कौन सा काम कराया था, कौन सा काम डलहौजी ने कराया था, कौन सा काम विलियम बेंटिक ने कराया था। अगर आप सो भी रहे हैं तो आपको सोते वक्त कोई पूछ ले कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पास हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पास हुआ था। ठीक है, ये इस तरह से आप काम करिए। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। नॉर्थब्रुक को हम बुक से याद करें। बुक किया, एक बुक खरीदा इन्होंने जिसमें क्या था, अकाल के बारे में वर्णन था। अकाल के बारे में वर्णन आज के टाइम पे अगर हमको पता करना है कि ब्रिटिश के समय कब अकाल पड़ा तो बुक से पता करेंगे। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। बड़ौदा के गायकवाड़ का जिक्र है अगर, तो वो भी कहाँ होगा कि वो गा रहे थे, राग मल्हार गा रहे थे, बड़ौदा के थे। तो ये सब कहाँ मिलेगा हमको जिक्र, बुक में मिलेगा। नॉर्थब्रुक ने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कहाँ मिलेगी, बुक में मिलेगी। इसी के समय अमृतसर में सिंह सभा का आंदोलन हुआ। ये सिंह सभा का आंदोलन मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। ठीक है, और ये सिख धर्म में सुधार को लेकर के हुआ था। तो नॉर्थब्रुक में क्या रहेगा कि बुक में क्या लिखा है कि अमृतसर में एक सिंह सभा बैठी थी, उसका भी आंदोलन हुआ, तो ये भी बुक में मिलेगा। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। मतलब अगर बुक में हमें देखना है तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्वेज नहर हम घूमने तो जा नहीं पाएंगे, तो उसको हम बुक में देख लेंगे। वो एटलस की बुक हो या कोई भी बुक मैपिंग की, आप उसमें देख लेंगे कि अच्छा स्वेज नहर यहाँ से यहाँ तक बनी। ठीक है, तो बुक में हमें क्या मिल गया, पॉइंट 1 स्वेज नहर। ठीक, अगर अमृत के फायदे जानना है हमें, या ये था कि अमृत में एक सभा बैठी थी अमृत को लेकर के, सिंह सभा, तो उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी, उस सभा के बारे में हम पहले तो देखने जा नहीं पाएंगे, हम कहाँ देखेंगे, बुक में। अकाल पड़ा है अगर, तो अकाल का भी जिक्र कहाँ होगा, बुक में होगा। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ के बारे में अगर पता करना है हमको कि मल्हार राव जो है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन अगर मिल जा रहा है तो पढ़ लीजिए कि अगर किसी राग मल्हार एक होती थी, तो राग मल्हार, राग दीपक, ये तानसेन से रिलेटेड फेमस है। तो ये कि अगर मल्हार, राग मल्हार के बारे में पता चलना है, कौन गायक था उनके बारे में कुछ जानना है, तो वो कहाँ से, बड़े बड़े लोगों के, बड़ौदा मतलब बड़े बड़े लोगों के जो गायक थे उनके बारे में जानना, तो कहाँ से जानेंगे, बुक से। तो ये ऐसे याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन, 1876 से 80। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश ने इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार। लिटन को याद रख सकते हैं कि हमेशा ही हर जगह लेट पहुंचता था। और लेट कौन पहुंचता है, जैसे जो कवि लोग होते हैं, कवि, लेखक, उपन्यासकार, इनको जहाँ कहीं विचार आता है वो वहीं बैठ के लिखने लगते हैं, क्योंकि ये रहता है कि अगले क्षण पता नहीं भूल ना जाए। तो इसीलिए इनको जहाँ भी पहुँचना होता था वो हर जगह लेट हो जाते थे, क्योंकि रास्ते में बैठ के लिखने लगे। ठीक, इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। अब अगर साहित्यकार है, लेखक है, तो वो अकाल के बारे में जिक्र करेगा जरूर। ठीक, तो ये हर जगह लेट पहुंचते थे, तो लेट में पहुंचते थे तो ये क्या देखते थे कि कुछ खाने को ही नहीं मिला, इनको खाना खत्म हो गया तो अकाल पड़ गया। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। देखिए आप एक चीज़ एक पैटर्न देखेंगे कि जिन जिन के टाइम पे ज़्यादा अकाल पड़े हैं उनके टाइम पे अकाल आयोग का भी गठन हुआ है, जैसे कैंपवेल। ठीक है, फिर आप इनमें देख रहे हैं स्ट्रेची। तो स्ट्रेची ये लोग जो है, जो लिटन था जो हमेशा लेट पहुंचता है, वो फिर क्या रहता है, बहुत आलस वाला रहता है। जैसे एक तो साहित्यकार, लेखक हो गए, अकाल पड़ा, फिर वो बहुत आलसी हो जाते हैं, हमेशा लेट पहुंचते हैं। तो क्लास में पहुंचे तो नींद आ रही है, तो सोचे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। ठीक, और ये स्ट्रेचिंग करने लगे, इसकी वजह से इनको लेट हो गई, क्योंकि खाना तो कुछ मिला नहीं, तो स्ट्रेचिंग ही करने लगे बॉडी को थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना अंगड़ाई लेना, या इधर हाथ खींचना उधर खींचना, ऐसे करके।
1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो लोग लेट होते हैं वो हर जगह ही लेट पहुंचते हैं, तो जब रानी विक्टोरिया जो हैं उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई तो वहाँ पे दिल्ली दरबार लगा और उस दरबार में भी ये लेट में पहुँचे। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया कर भारतीय समाचार प्रतिबंधों पर समाचार पत्रों पर भी कठोर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि ये हर जगह लेट हो जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि समाचार पत्र इनके बारे में खबर छापने लगे कि ये हर जगह ही लेट रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम लोग छाप ही नहीं पाओगे। और उसको क्या बोलेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज में वो लोग इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया कि हमेशा लेट हो जाते हैं। तो वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, तो उस पर प्रतिबंध लग गया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए, क्योंकि सोम प्रकाश जो है वो इंग्लिश में नहीं था, वो लोकल लैंग्वेज में था और वहाँ के लोग उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, तो इन्होंने उसको प्रतिबंधित करने के लिए मेनली किया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है, सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। वही चीज़ कि अभी हर जगह लेट पहुंच रहे हैं, अब इनके बारे में अगर चीज़ें छाप दिया इन्होंने तो इनकी बेइज्जती होगी, तो अब अपमानजनक चीज़ तो हो ही गई, आपत्तिजनक, तो प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था। अब देखिए जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो ज़्यादातर बंगाल में हो रहे हैं, तो सोम प्रकाश वही बंगाली भाषा, बंगाल को प्रभावित कर रहा है, तो बंगाली भाषा का अधिनियम ये हो गया, ठीक है, समाचार पत्र। और इसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में 15 नवंबर 1858 को शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। बाद में मोहनलाल विद्यावागीश और शिवनाथ शास्त्री ने भी कुछ समय के लिए इसका संपादन संभाला था। ये नाम याद करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोम प्रकाश से कौन कौन से लोग संबंधित थे। तो इनका प्रकाशन का संपादन किसके टाइम पर शुरू हुआ था, द्वारकानाथ विद्याभूषण, मतलब सोम प्रकाश है। अगर सोमवार को आपको प्रकाश लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले द्वार से प्रवेश करेंगे, तो द्वारकानाथ, नाथ के द्वार में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जैसे मंदिर में जाएंगे। विद्याभूषण, फिर वहाँ आप विद्या ग्रहण करेंगे, भूषण मतलब अपने शरीर में, ठीक है, विद्या को आभूषित करेंगे। फिर ईश्वर चंद्र विद्या, फिर ईश्वर की शरण में आप जा पाएंगे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर वहाँ भी ईश्वर से दर्शन करेंगे और विद्या प्राप्त करेंगे। फिर विद्यावागीश, मोहनलाल, मोहन मतलब कृष्ण भगवान, तो मोहन के दर्शन करेंगे, वहाँ भी विद्या अर्जन करेंगे। फिर शिव जी के दर्शन करेंगे। देखिए कैसे लिंक हो रहा है सारा। द्वार से प्रवेश किया, ईश्वर जी के दर्शन किए, फिर मोहन कृष्ण भगवान के, फिर शिवनाथ शास्त्री, ठीक है। और ये सब कब करेंगे आप, सोमवार को, क्योंकि आपको प्रकाश मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, तो ये सब करना पड़ेगा। पायनियर अफगान अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1858 का समर्थन किया और फिर जब वहाँ से निकले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1858। अब पायनियर का ये था कि उन्होंने इसमें यही तो प्रावधान था ना कि इनको जो है संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, तो कोई पूछा इनसे कि पाए नहीं क्या, किसी को दोषी पाए नहीं क्या, ठीक है, तो पायनियर अखबार ने समर्थन किया। और पायनियर कौन सा था, अंग्रेजी भाषा का अखबार था। इसी के समय 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। हम पढ़ रहे हैं लिटन को, लॉर्ड लिटन। अब देखिए अगर कोई हमेशा लेट हो रहा है तो रात में भी लेट में पहुंचेगा, रास्ते में रास्ता भटक गया, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र रखेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, शस्त्र अधिनियम पारित कर दिया, जिसके लिए बोला, और ये इनको ही कोई शस्त्र दिखाना शुरू कर दे कि जैसे होता है ना, चोर डाकू लोग जो होते हैं वो रास्ते में किसी को भी लुटेरों की तरह उनका सारा सामान हड़प लेते हैं। तो इन्होंने शस्त्र अधिनियम पारित कर दिया कि रात में, ताकि ये सुरक्षित तरीके से जा सके, कि अब वही शस्त्र रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। तो अगर मतलब वही होगा कि ना, लाइसेंस रहेगा तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास शस्त्र रहेंगे, तो ये सेफ रहेंगे। बस इस कहानी को ध्यान रखना है। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 साल कर दी। 19 साल में लोग तैयारी शुरू करने को सोचते हैं, और यहाँ 19 साल
प्रवेश की अधिकतम आयु कर दी। तो इसको भी याद रख लें कि लिटन जो है वो कहते थे कि 21 साल तो बहुत लेट हो गया, तो इसीलिए 19 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। कब? 1857 में 23 साल निर्धारित हुई थी, ठीक है। और 59 में इसको घटाकर 22 किया गया और 1866 में 21 वर्ष किया गया। एक एक घटता जा रहा है। और लिटन के समय ये कितना हो गया? 21 साल, 19 साल हो गया, ठीक है। लिटन ने अलीगढ़ को में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पर? अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय। ये हमेशा लेट रहते थे, तो इन्होंने सोचा किसी से तो कुछ गुटबाजी करूं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे बोलते थे आ लिया, मतलब आ गया, तो आ लिया या आ गया, तो उसके लिए इन्होंने मुस्लिमों से गठबंधन किया, तो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।